ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में तेज होगा बीजेपी और टीएमसी के बीच का टकराव। पूर्व सीएम ममता बनर्जी आज दिन की धरना। अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के अन्य नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। अभिषेक बनर्जी के माता पिता पहुंचे हाईकोर्ट। टीएमसी के नोटिस को दी चुनौती, खारिज करने की मांग। अमित और लता बनर्जी का दावा, उनका मकान पूरी तरह कानूनी है। सरकार ने सीबीएसई से ओएसएम टेंडर पर मांगी रिपोर्ट। राहुल गांधी का आरोप था टेंडर से खास वेंडर को पहुंचाया फायदा। रिवॉल्यूशन पोर्टल दोबारा चालू। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिलाई पद की शपथ। जल्द ही 37 हो जाएगी जजों की संख्या। दिल्ली में 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक संभव। राहुल, ममता और अखिलेश यादव समेत 15 दलों के नेता आ सकते हैं। एकजुटता पर होगी चर्चा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में सूट पहनने को लेकर उठे सवालों का दिया जवाब। कहा, मेरी राजनीति भी मेरे सूट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, फसल खरीद नहीं हुई तो 15 जून के बाद केंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। दूध की कीमतों में 5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 1 जून से लागू हुई नई दरें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पेपर लीक के खिलाफ जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। 288 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी शर्तों की वजह से ईरान वार्ता टूटी। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, लेबनान में जारी रहेगी जंग। फिर जंग के मुहाने पर पश्चिम एशिया। ईरान ने इजराइल को दी धमकी। कहा, लेबनान में बम गिरा तो हमारी मिसाइलें भी तैयार। सैनिकों की कमी से जूझ रहा इजराइल। सैन्य भर्ती के खिलाफ कट्टरपंथी यहूदी सड़कों पर उतरे। हिंसा आगजनी की घटना को दिया अंजाम। इटली के तट पर देर रात भूकंप से कांपी धरती। 6.1 रही तीव्रता। दक्षिणी कैलिब्रिया क्षेत्र हुआ प्रभावित। अमेरिका में अवैध तरीके से ट्रक चलाने वाले 30 भारतीय गिरफ्तार। जल्द होगा निर्वासन। ऑपरेशन चेकमेट के तहत हुई कार्रवाई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गबन मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 645 करोड़ रुपए के घोटाले में हुई तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम वधवा पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की अपराध आय प्राप्त करने का लगा आरोप। अमेरिका ईरान तनाव से सरफा बाजार में उथल पुथल। सोना 2500 रुपए टूटा। 1,60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आई कीमत। चांदी भी 5000 लुढ़की। 2,69,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर फिसली। आरबीआई का बड़ा कदम। विदेशी निवेश पर पैनी नजर। म्यूचुअल फंडों की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों का वार्षिक सर्वेक्षण शुरू। औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार घटी। अप्रैल में 4.9% रही आईआईपी ग्रोथ। सरकार ने बदला आधार वर्ष। अप्रैल 2025 के 113.1 के मुकाबले अप्रैल 2026 में 118.9 पर पहुंचा सूचकांक। बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद कोल इंडिया का कोयला उत्पादन घटा। अप्रैल मई में दर्ज की गई 10.6% गिरावट। 5.61 करोड़ टन रह गया उत्पादन। समय रवि भक्षिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो।
कांग्रेस जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर मिले जन समर्थन को देखकर पहले ही बीजेपी डरी हुई बताई जा रही थी और अब सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि अब सीजेपी सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि वो 6 जून को भारत वापस आएंगे और दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों और छात्रों से अपील की कि वो उनके साथ दिल्ली में आवाज उठाएं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर इतनी बड़ी गलती के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो इस देश में जवाबदेही बचेगी ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है, हम सब एक साथ आए, संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांति से अपनी बात रखें और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम मिलकर बोलेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। यानी साफ है कि पीएम मोदी पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का दबाव बढ़ने वाला है। आज बिहार पुलिस का रिजल्ट 2 दिन पहले आया और हम लोग की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग यहाँ लाएं और जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़े थे उन लोगों को हम लोग बताया कि आप लोग संस्था में आइए। आज आप लोग को हम लोग बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से वर्दी दें। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे आए, ऐसे लगभग 20 हॉल भरे हुए हैं और आज अपने हाथ से उन्हें वर्दी देंगे, भोजन कराएंगे, मेडल देंगे और इन लोग को 2 शपथ दिलाते हैं कि सैलरी से 4 गुना से ज़्यादा बिजनेस करके कमा लो ताकि रिश्वत मांगने की ज़रूरत ना हो और दहेज छोटा लगने लगे, दहेज ना लेना पड़े। इतना रिजल्ट हुआ है। देखिए, ये लोग कल को जिला संभालेंगे, आज हम लोग इन लोग को समझा रहे हैं। अभी भी इन लोग को ना अभी सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनके दिल के अंदर से जो विद्यार्थी वाला गुण था ना, वो गया नहीं। अभी भी इनके अंदर बचपना है। लेकिन यकीन मानिए, इतना पुलिस वाले, इसमें सब पुलिस वाले हैं और ऐसे ऐसे 20 हॉल भरा हुआ है। अगर एक बार ये किसी गाँव में पहुंच जाए ना, गाँव वाला डर के भाग जाएगा। भाई, इतना पुलिस वाला क्यों आया? इससे पहले जब दरोगा का रिजल्ट हुआ था तो लगभग 20-25 जीप से वो लोग आए थे लोग और पूरा ये स्टेज दरोगा से भर गया था। तो मोहल्ला वाले लोग डर गए कि लगता है खान सर के ऊपर छापा उपा पड़ गया है, इतना पुलिस वाला आया, उठा ले जाएगा यहाँ पे। बाद में पता चला कि मिलने आया था लोग यहाँ। तो ये सारे लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और ये अभी एक हॉल में बैठे हैं। उद्देश्य यही है, इन लोग के जैसे हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे न जाने कितने गरीब मिडिल क्लास के बच्चों का सपना तोड़ दिया जाता है और शायद अगर ईमानदारी से परीक्षा नहीं होती तो यहाँ ये लोग नहीं बैठ पाते, केवल अमीर लोग बैठे रहते। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब मिडिल क्लास गरीब घर के बच्चे होंगे। मकान मालिक के सताए हुए हैं, हॉस्टल में इन लोग को अगर मकान मालिक और बिजली विभाग से भी कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं बिजली विभाग से भी, कि ये जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं रहता तो कम से कम स्टूडेंट एरिया का लाइट ना काटा जाए। आप लोग सहमत है कि नहीं जी? स्टूडेंट एरिया का 2-2 घंटा लाइट काट देता है। ऐसा कहता है कि दुनिया भर में बिजली दे रहे हैं, यहाँ पे मंगल ग्रह पे बिजली सप्लाई करेगा, पहले विद्यार्थी के दे बिजली यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से अब नीट का भी पेपर लीक हुआ था, नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है, तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का। उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया है कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए, मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा, पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं। समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ? इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ? घर क्यों नहीं तोड़ा गया? उनका सवाल ये है। आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बख्शना चाहिए जी।
किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और ये अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से, एयरफोर्स क्या करेगी? पेपर तो नहीं छापेगी, एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देगी। लेकिन जहां से छप रहा है उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार, हम आपसे क्या मांग रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली बड़ी जनसभा में साफ कर दिया कि अब उनकी राजनीति सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वो एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित करना चाहते हैं। तिरुचिरापल्ली में आयोजित इस धन्यवाद रैली में विजय का अंदाज आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखा और उनके हर बयान में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा था। रैली की सबसे ज्यादा चर्चा उनके ब्लैक एंड व्हाइट सूट को लेकर हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद से विजय लगातार काले और सफेद रंग के सूट में नजर आ रहे थे, जिस पर राजनीतिक गलियारों में खूब बहस छिड़ी थी। लेकिन इस बार विजय ने खुद मंच से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति भी उनके कपड़ों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट होगी। उनके मुताबिक काला और सफेद रंग इंसान की सोच के दो पहलू को दर्शाते हैं। वो चमक दमक वाले रंगों की राजनीति नहीं करना चाहते। विजय ने सवाल उठाया कि आखिर सूट पहनना इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्यों बन गया? क्या सिर्फ सत्ता और प्रभाव रखने वाले लोग ही कोट सूट पहन सकते हैं? उन्होंने कहा कि उनके कपड़ों में कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक संदेश छिपा है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा सिर्फ दो रंग चुने हैं। आगे भी उनकी राजनीति साफ, स्पष्ट और बिना किसी भ्रम के नजर आएगी। अपने भाषण में विजय ने विपक्षी डीएमके पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मतदाताओं ने परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया। लोगों ने बदलाव का रास्ता चुना और तमिलगा वेत्री कजगम को ऐतिहासिक जनादेश दिया। विजय का दावा था कि राज्य की राजनीति अब सिर्फ दो ताकतों के बीच रह गई है, टीवीके और डीएमके। मुख्यमंत्री ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि राज्य का पहला सेवक बनने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में सत्ता का आनंद लेने नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान करने आए हैं। झूठे वादे करना, लोगों को भ्रमित करना उनका मकसद नहीं है। विजय ने अपनी विधानसभा सीट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उन्हें पेरम्बूर का विधायक कहा जाता है, लेकिन तिरुचिरापल्ली के लोगों का स्थान भी उनके दिल में उतना ही खास है। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी पूरे तमिलनाडु के लिए समान है। अपने संबोधन में विजय ने सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि टीवीके ने जाति, धर्म और पैसे के दम पर वोट लेने वाली राजनीति की दीवारों को तोड़ने का काम किया है। उनकी सरकार सेक्युलर मूल्यों और तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। विजय ने केंद्र और राज्यों के अधिकारों के मुद्दे पर भी मजबूत संदेश दिया। विजय ने कहा कि तमिलनाडु अपने अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे राज्य के अधिकारों का सवाल हो या नदी के पानी का मुद्दा। उनकी सरकार हर हाल में तमिलनाडु के हितों की रक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांतों से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। भाषण के दौरान विजय ने दिवंगत नेता एमजीआर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अपनी तुलना एमजीआर से नहीं कर रहे, क्योंकि एमजीआर का स्थान अलग है, लेकिन वो उनके अन्ना और पेरियार के विचारों से प्रेरणा लेकर जनता की सेवा करने आए हैं। विजय ने याद दिलाया कि अपने पहले चुनाव में एमजीआर को भी इतना वोट शेयर नहीं मिला था जितना समर्थन आज टीवीके को जनता ने दिया। मुख्यमंत्री ने डीएमके पर कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर सवाल खड़े करने का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को मॉडल सरकार बताते थे, वो राज्य के लिए आखिर क्यों छोड़कर चले गए। जनता ने उनके शासन को देखा और फिर बदलाव के पक्ष में वोटिंग किया। अपने भाषण के आखिर में विजय ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी जनता का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि ये जीत किसी एक नेता का नहीं, बल्कि उन लाखों तमिल लोगों की जीत है जिन्होंने बदलाव पर भरोसा जताया है। विजय का ये पूरा संबोधन सिर्फ एक धन्यवाद रैली नहीं था, बल्कि तमिलनाडु की नई राजनीतिक दिशा का ऐलान भी था। ब्लैक एंड व्हाइट सूट में मंच पर खड़े विजय ने साफ संदेश दिया कि उनकी राजनीति में ना कोई भ्रम होगा, ना कोई समझौता, सिर्फ स्पष्टता, जवाबदेही और जनता के प्रति प्रतिबद्धता होगी।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एनकाउंटर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को अरेस्ट किया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी तो वो जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर पड़े पड़े ही उसने पुलिस वालों से सिगरेट की डिमांड कर दी। कहने लगा, साहब एक गोल्ड फ्लैग दे दो। अपराधी की डिमांड पर एनकाउंटर के वक्त मौजूद पुलिस वाले हंस पड़े। एक पुलिस अफसर ने कहा, देते हैं, अभी 1 मिनट रुक जा। इस घटना का वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल रामराज थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम को अरेस्ट किया। वो कई थानों का हिस्ट्री शीटर है। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। रामराज थाना क्षेत्र के जमालपुर नहर पटरी के पास रविवार शाम करीब 7 बजे पुलिस वालों और इस हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि इनाम जब पुलिस वालों से घिरा तो तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इनाम के दाहिने पैर के घुटने के नीचे एक गोली लग गई। गोली लगने के बाद वो बाइक सहित जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया। जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पहुंचे, आरोपी ने मूड फ्रेश करने के लिए पुलिस वालों से सिगरेट की डिमांड कर दी। इनाम ने कहा, साहब एक बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। उसकी मांग पर पुलिस वाले हंस पड़े। आरोपी ने ये डिमांड दर्द में करहाते हुए पुलिस से की। एक ने कहा, देते हैं, अभी 1 मिनट रुक जा, वीडियो बन रहा है। वीडियो बनाने के बाद पुलिस वाले उसे कंधे का सहारा देकर गाड़ी तक लाए, फिर उसे ककोड़ा CHC लाया गया। हालांकि किसी ने अपराधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं और आरोपी के जमकर मजे ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दया की भीख मांगनी चाहिए, सिगरेट मांग रहा है, सोचिए। तो वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, प्रायोरिटी मैटर करती है। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा कि ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। इसके बारे में जानकारी दें। आज थाना रामराज पुलिस अपनी रोज की चेकिंग और गश्त कर रही थी जमालपुर नहर पटरी के पास। उसी क्रम में एक संदिग्ध वाहन उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु वाहन चालक रुका नहीं। उसने पुलिस फोर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मरक्षा में सूक्ष्म फायरिंग करते हुए पुलिस की गोली से वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि अभियुक्त का नाम इनाम है और उसके ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी और लूट जैसे, और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी उसके ऊपर पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त के पास से एक बाइक मिली है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक तमंचा प्राप्त हुआ है और इसको CHC जांच लेके जाया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। हैरानी है कि पैर में गोली लगने के बाद भी आरोपी का टशन नहीं गया। जहां उसे पुलिस को सामने देखकर थर थर कांपना चाहिए था, वहां वो पुलिस अफसरों से ही फरमाइशें करने लगा। ये बताता है कि ऐसे हिस्ट्री शीटर अपराध करते करते इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन्हें ना ही अब कानून का कोई डर है और ना ही सजा का खौफ, और पुलिस को चकमा देना तो मानो इनका रोज का काम बन चुका है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। के करतार नगर में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। ट्यूशन से लौट रहा 6 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो है दिल्ली के आदर्श नगर के लालबाग से, जहां घर के बाहर बैठे युवक पर गोली चलाई गई। हालांकि इस गोलीबारी में युवक बाल बाल बच गया। अब वारदात की देखिए जरा तीसरी तस्वीर, वो है दिल्ली के न्यू उस्मानपुर से। यहां 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। फिलहाल न्यू उस्मानपुर गोलीबारी में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यहां पर इन खबरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अलग अलग आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। करतार नगर, आदर्श नगर और न्यू उस्मानपुर, किस तरह से गोलियों से हड़कंप मच गया। यहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप इन 3 वारदातों से समझ सकते हैं। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा हो क्या रहा था यहाँ पर उस समय? लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी।